हेलो एवरीवन, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो सामान्य अध्ययन का क्लास है वो है 10वां क्लास। ठीक है, इससे पहले हम लोग 9 क्लास कर चुके हैं और सारे क्लास में हम लोग 40-40 प्रश्नों को पढ़े हैं। ठीक है, तो लगभग हम लोगों ने 350 के करीब में 350 से ज़्यादा ही प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसके पिछले वाले क्लास में यानी क्लास नंबर 9 में हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 40 प्रश्न को पढ़े हैं और आज की क्लास में भी जो 40 प्रश्न पढ़ने वाले हैं वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए, जो लोग वो क्लास नहीं देखे हैं, जो 9 क्लास है पहले हो चुका है, वो जाकर देख सकते हैं। और आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कब शुरू हुई? कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर उत्तर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही शामिल थे। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में जो विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई वो इन्हीं सब रणनीतियों उद्देश्यों में पर शुरू हुई। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं, क्योंकि प्रश्न से ज़्यादा इसकी व्याख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथियों का अपने रणनीतियों, उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना था। नरमपंथियों ने आम जनता के बीच काम नहीं किया। नरमपंथी राजनीतिक घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वे यह महसूस न कर सके कि उनकी उपलब्धियों ने ही उनकी राजनीति को अव्यावहारिक बना दिया। नरमपंथी और गरमपंथी के सोच और अनुमान पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से ही गलत थे। नरमपंथी यह समझ नहीं पाए कि सरकार गरमपंथियों के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही है, और गरमपंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं। फलस्वरूप वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। जब 1907 में सूरत अधिवेशन होता है और उसी समय कांग्रेस का विभाजन हो जाता है गरमपंथी और नरमपंथी में। ठीक है, गरमपंथियों में लाल बाल पाल और घोष थे, यानी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। ठीक है, गरमपंथी में। नरमपंथी में कौन कौन थे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 162 है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा है? W. हंटर। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। W. हंटर ने अपनी पुस्तक में यह लिखा है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, आइए देखते हैं। W. हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, और इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 163 है कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? 1924 में। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, जिसका शॉर्ट नाम है, नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। संस्थापक थे सचिंद्र सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद। ये चारों लोगों का नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 164 नंबर प्रश्न कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? प्रश्न ये पूछ रहा है कि बंगाल विभाजन की घोषणा
कब की गई? तो 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, बंगभंग आंदोलन। ठीक है। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया। प्रस्ताव कब रखा गया? 1903 में। और इसकी औपचारिक घोषणा 20 जुलाई, कुछ स्रोतों में 19 जुलाई, तो इससे मतलब नहीं है सन को, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सन को आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रस्ताव रखा गया 1903 में और घोषणा हुई 1905 में। और इसका उद्देश्य क्या था कि बंगाल प्रेसिडेंसी में फैल रहे राष्ट्रवाद को विभाजित करना था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस दिन को रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाने की सलाह दी। प्रश्न नंबर 165 है कि कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? मदनलाल धिंगरा, उधम सिंह, भगत सिंह, मनमथनाथ। उत्तर आपका हो जाएगा मदनलाल धिंगरा। ऑप्शन ए राइट आंसर। मदनलाल धिंगरा को मृत्युदंड दिया गया कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्जन वाइली की हत्या 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदनलाल धिंगरा ने गोली मारकर किया। मदनलाल धिंगरा ने कर्जन वाइली को क्या किया? गोली मार दिया 1909 में लंदन में। वाइली भारत मंत्री के एक बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त थे। 17 अगस्त 1909 को मदनलाल धिंगरा को फांसी की सजा दी गई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 166। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या है? कब बनी? ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, या भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, या भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनी, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बनी। उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन लागू किया गया। ये द्वैध शासन याद रखिएगा कब? 1919 में द्वैध शासन लागू किया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं 167। न्यू लैंप फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इस लेखों का लेखक कौन है? ये जो लेख लिखा गया है, जो कथन लिखा गया है, इसके लेखक कौन हैं? अरविंद घोष। ठीक है, जो बाद में महात्मा बन जाते हैं। तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों के कारण एवं कांग्रेस की साम्राज्यवादी शक्तियों के समक्ष ढूलमुल रवैया अपनाने के कारण अरविंद घोष ने अपनी लेख श्रृंखला न्यू लैंप फॉर ओल्ड में कांग्रेस की आलोचना की थी। प्रश्न नंबर 168। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह, वीर सावरकर और वासुदेव चापेकर, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम, सूर्यसेन और उधम सिंह। उत्तर आपका हो जाएगा रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को काकोरी ट्रेन डकैती में फांसी दी गई थी। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। इनको कब हुआ? जिसमें कि जब इन्होंने बम चलाया और प्रफुल्ल चाकी ने अपने से आप हत्या कर ली, यानी गोली मार लिया, और खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई। ठीक है, कब हुआ वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 168 के बारे में। यहाँ लिखा गया है कि अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। इन तीनों लोगों ने मिलकर, सचिंद्र सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग
कहाँ चले गए? काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन का नाम है 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। काकोरी जगह का नाम था तो काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए। 169 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक थे। कौन? भगत सिंह। भगत सिंह, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। काकोरी कांड के बाद पुलिस द्वारा चलाए गए दमन चक्र के फलस्वरूप हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का अस्तित्व कुछ समय के लिए समाप्त हो गया, किंतु बाद में विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण ओहरा तथा सुखदेव ने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में HRA को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया। सितंबर 1928 ईस्वी में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसमें HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA रखा गया। ठीक है। प्रश्न नंबर 170 निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, बिस्मिल। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। उपरोक्त गजल की पंक्तियां शायर बिस्मिल अजीमाबादी की थीं। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। वो वर्ष 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनाहा गांव में पैदा हुए थे, यानी बिहार में ही। ठीक है, यह गज़ल उर्दू में लिखी गई थी एवं वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबाह में छपी थी। ये भी पूछ सकता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 171 प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? उत्तर आपका हो जाएगा सूर्यसेन, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल। गलती से राम प्रसाद बिस्मिल ना लगाइएगा, क्योंकि उनका नाम राम प्रसाद बिस्मिल नहीं था, बल्कि बिस्मिल अजीमाबादी था, जिनका मूल नाम था सैयद शाह मोहम्मद हसन। ठीक है, तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 172 है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इकबाल, MK गांधी, भगत सिंह। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद की रचना प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल ने की थी, किंतु पहली बार इसे रचना किए थे किसने? मोहम्मद इकबाल ने, किंतु पहली बार इसे नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह ने किया था। इन्होंने ही इस नारे को चर्चित बनाया। तो यहाँ पर दो प्रश्न बन रहा है। यदि नारे की बात पूछे कि नारा किसने लगाया था, तो भगत सिंह ने, और रचना किसने किया था, तो मोहम्मद इकबाल ने। प्रश्न नंबर 173 है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को, और ये दिन कोई कैसे भूल सकता है। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के दो सदस्य भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंके। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में HSRA के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। वर्ष 1930 में लाहौर षड्यंत्र कांड का निर्णय आया, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दे दी गई। उनकी फांसी के समाचार से संपूर्ण देश मृत्यु सदृश उदासी में डूब गया। प्रश्न नंबर 174 है कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा था भगत सिंह की उम्र। भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्र सेनानी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म सितंबर 1907 में हुआ था। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को
केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ा सा ज़्यादा थी। प्रश्न नंबर 175, अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन थी अनुशीलन समिति। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। बंगाल में कुल 19 समितियों के होने का प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 176। प्रश्न नंबर 176 से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको देख लेते हैं। अनुशीलन समिति है क्या, कितने भागों में है, क्या है? अनुशीलन समिति यहाँ आप लोग देख सकते हैं। मिदनापुर 1902 में स्थापना किए थे ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने, और ढाका अक्टूबर 1906 में पुलिन बिहारी दास सर्वाधिक संगठित। ढाका कहाँ की राजधानी है? बांग्लादेश की। कलकत्ता मार्च, कलकत्ता में देखिए, कलकत्ता में यहाँ एक बार दिया गया है, यहाँ 2 बार, यानी मार्च 1902 में और 1902 में यहाँ भी है। लेकिन सतीश चंद्र बसु शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक के अनुसार है मार्च 1902 में। और इधर है प्रमथनाथ मिश्र अध्यक्ष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, बाघा जतीन जिनका नाम है, बारिंद्र नाथ घोष सुमित सरकार के अनुसार। ठीक है, तो ये डायग्राम है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ दिया है नोट में कि 1902 में सरल घोषाल का अखाड़ा, 1902 में सरल घोषाल का अखाड़ा, 1902 में कुछ युवकों द्वारा आत्मोन्नति समिति का गठन, बारिंद्र घोष सिंह भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में 1906 से युगांतर जो कि साप्ताहिक पत्रिका थी उसका प्रकाशन हुआ। हेमचंद्र कानूनगो कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी एवं बम विशेषज्ञ थे। हेमचंद्र कानूनगो। 176 नंबर प्रश्न है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। प्रश्न नंबर 177 है कि चिटगांव शस्त्र छापामारी, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। किसने बनाई थी? सूर्य सेन ने। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 77 के बारे में देखते हैं कि चटगांव शस्त्रानगर धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना की थी। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ पीरतीलता वाड़ेदर, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त तथा टेगरा बल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 मई 1930 को IR के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर मुकदमा चला तथा 12 जनवरी 1934 को इनको भी फांसी दे दी गई। प्रश्न नंबर 78 देखते हैं। चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित थे? अभी हम लोग पढ़े हैं सूर्यसेन। चटगांव शस्त्रागार धावे से संबंधित थे सूर्यसेन। प्रश्न नंबर 179 है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष ने, जो गरम दल के भी सदस्य थे। ठीक है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया। अब एक और चीज़ आपको मिल गई कि अरविंद घोष की पुस्तक का नाम क्या है? वंदे मातरम। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 180। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1913 में।
ऑप्शन बी इज राइट आंसर। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाखना के नेतृत्व में पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी यानी पथ प्रदर्शक थे। अन्य सदस्यों में रामचंद्र, बरकतुल्लाह, रासबिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भिखाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा तथा पंडित काशीराम प्रमुख थे। मैडम भिखाजी नामा को देखकर आपको एक चीज़ याद आ रहा होगा, जो कि झंडे की बात है। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोग पढ़े हैं, याद आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। प्रश्न नंबर 181 है कि गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामगाटा मारू घटना, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, करतार सिंह सराभा को फांसी। उत्तर आपका हो जाएगी कि प्रथम महायुद्ध का शुरू होना गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए थे। वर्ष 1914 ईस्वी में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा, उन्हें उद्वेलित किया। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है, उनके लिए एक मौका है। इस मौके का कई जगहों पर कई तरह से फायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट व उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। ठीक है, 81 नंबर प्रश्न। अब देखते हैं 82 नंबर प्रश्न। 82 नंबर प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड। उत्तर हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी राइट आंसर। गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को अमेरिका में किया गया। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। इसे अमेरिका एवं कनाडा में रह रहे भारतीयों के सहयोग से गठित किया गया था। अगला प्रश्न है 183। किसने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ। 4 प्रमुख कांग्रेसी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एवं अरविंद घोष ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इन नेताओं ने स्वराज्य प्राप्ति को अलग लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, और ये जो चारों लोगों का नाम आया है, ये गरम दल के नेता थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 184। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? बाल गंगाधर तिलक से। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 185 है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की किसने की? सी राजगोपालाचारी ने। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सी राजगोपालाचारी की मान्यता थी कि स्वराज जनसामान्य हेतु होनी चाहिए, न कि केवल कुलीन एवं अभिजात्य वर्ग हेतु। प्रश्न नंबर 186 है कि इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? CR दास ने लिखी थी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 186 हो गया। 187 प्रश्न देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक हैं चित्तरंजन दास, जिनका नाम है CR दास। ठीक है,
प्रश्न नंबर 187 है अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया के लेखक हैं। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी तथा मराठा किस भाषा में है ये भी बताइएगा। केसरी किस भाषा में आता था और मराठा किस भाषा में। और एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया पत्रों का संपादन किया। प्रश्न नंबर 188 है निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी, जो कि सेकेंड अधिवेशन था। ठीक है, वर्ष 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन फिलहाल टल गया। दादा भाई नौरोजी को लगभग सभी राष्ट्रवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे। राजनीतिक विचारों से दादा भाई पूर्ण राजभक्त थे। वह समझते थे कि भारत में अंग्रेजी राज्य से बहुत लाभ हुआ है और इस साहचर्य एसोसिएशन के सदा बने रहने में अभिरुचि रखते थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज्य की मांग की थी। प्रश्न नंबर 189 है कि निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों के शिमला प्रतिनिधिमंडल में एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इसी विचारण के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। 56 सदस्यीय और स्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क तथा बकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बने, तो इसको याद रखिएगा आगा खां को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 190। इससे पहले इसको पढ़ लेते हैं कि विकल्प में इन तीनों नामों के रहने या इनमें से कोई दो नाम रहने पर संस्थापक के रूप में चयन का वरीयता क्रम इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले वरीयता किसको दी जाएगी? सलीमुल्लाह खां को, उसके बाद से आगा खां को, तीसरे नंबर पर है मोहसिन उल मुल्क को। ठीक है, 190 नंबर प्रश्न है 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग, संयुक्त निर्वाचक वर्ग, हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। उत्तर यहाँ पर हो जाएगा आपका कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए जो शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय व स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके राजनीतिक अधिकारों और हितों की भारत में रक्षा की जाएगी। कौन कह रहा है? मिंटो, लॉर्ड मिंटो। प्रश्न नंबर 191 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, चार्टर अधिनियम 1833, पिट इंडिया अधिनियम 1784, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो आपका उत्तर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया।
भारतीय परिषद अधिनियम 1909, मिंटो मार्ले सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। प्रश्न नंबर 192 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एम सुब्रमण्यम अय्यर। तो अय्यर, तिलक और बेसेंट का रोल था उसमें, लेकिन टीएस ऑलकॉट का नहीं था। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। टीएस ऑलकॉट होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबद्ध थे। तिलक ने अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग आरंभ किया। एम सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से संबद्ध थे। कौन तीनों थे? अय्यर, बेसेंट और कौन थे? अय्यर, बेसेंट और तिलक। ठीक है, 192 नंबर प्रश्न हो गया। 193, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? किस अधिवेशन में? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, 1920 का बम्बई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन, 1918 में होने वाला प्रथम एयूपी किसान सभा, 1938 में नागपुर का संयुक्त एआईटीयूसी और एएफटीयू सभा। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? होम रूल लीग 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। तिलक के समर्थकों ने तो परंपरा ही बना दी, जिस पर कांग्रेस बहुत वर्षों तक टिकी रही। उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की, जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस सोशल का नाम दिया, तो कुछ लोगों ने होम रूल स्पेशल कहा। अरुंडेल ने लीग के हर सदस्य से कहा था कि वह लखनऊ अधिवेशन का सदस्य बनने की हर संभव कोशिश करें। अधिवेशन की समाप्ति के तुरंत बाद उसी पंडाल में दोनों होम रूल लीगों की बैठक हुई, जिसमें लगभग 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस लीग समझौते की सराहना की गई। तिलक तथा एनी बेसेंट ने बैठक को संबोधित किया। प्रश्न नंबर 194 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? 1919, 1917, 1921, 1896। उत्तर हो जाएगा 1917 में। सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर M.E. सैडलर, जो लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। जो उपकुलपति थे उनको ही इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। इसने वर्ष 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इससे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक समन्वय नहीं हो सकता है। प्रश्न नंबर 195, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी। आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया। हिंदुओं और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष आरंभ किया। इसके अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा कि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 95 हो गया। 96 नंबर प्रश्न देखते हैं। इससे पहले इसको पढ़ लें कि होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं कौन कौन थे? तिलक और बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ लगभग एक जैसा ही था।
ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए, जैसे गोरों द्वारा शासित डोमिनियन दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में थी, यथा कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया में। प्रश्न नंबर 196, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? उत्तर हो जाएगा आपका स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में शुरू हुआ था। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। इसके विरोध में राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई। कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हो गया, उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस, शोक दिवस को राखी दिवस में बदल दिया गया। शोक दिवस भी मनाया जाता है और राखी दिवस भी मनाया जाता है के रूप में भी मनाया गया। यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया। टैगोर के शांतिनिकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हो गई। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति का नारा दिया। स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबद्ध 4 प्रस्ताव पारित किए। अतः स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में सीआर दास ने गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को पेश किया। प्रश्न नंबर 197 नंबर प्रश्न है कि नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल हो जाएगा आपका उत्तर, ऑप्शन सी। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव प्यारेलाल थे। नोआखली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थीं। प्यारेलाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। 197 नंबर प्रश्न हो गया। 198 देखते हैं। प्रश्न नंबर 198, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, जहां यहाँ दिया हुआ है दक्षिण अफ्रीका से 1915 में, जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे महात्मा गांधी 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1917 में किया। चंपारण के एक किसान जो कि राजकुमार शुक्ल नाम है, इन्होंने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उनसे चंपारण आने का आग्रह किया। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध आधार पर यह विनिश्चित कर लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3 बीसवें भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। और ये पूछा गया प्रश्न है कि 3 कठिया पद्धति में कितना भाग आएगा? 1/20, 3/20, 2/20। ठीक है, आपको याद रखना है 3 कठिया पद्धति में 3/20। 3/20वें भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने की लगान एवं अन्य गैरकानूनी अववादों यानी करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों के इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया। प्रश्न नंबर 199 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? श्यामल दास कॉलेज, भावनगर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में संपन्न हुई। कहाँ थी? पोरबंदर, गुजरात में। इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की थी। इसके उपरांत उन्होंने भावनगर स्थित श्यामल दास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया। इसके उपरांत उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से लॉ की पढ़ाई पूरी की। आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? अभी हम लोग पढ़े हैं चंपारण, जो कि राजकुमार शुक्ल ने उनको इनवाइट किया था। ठीक है, चंपारण आंदोलन 1917 भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। ठीक है, तो यही रही आज की क्लास। अगले क्लास में हम लोग फिर प्रश्न नंबर 201 से शुरू करेंगे और 40 प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में 40 प्रश्नों के साथ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।